तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है साल 2017 से, जहां पर महाराष्ट्र के संगली जिले के अंदर हम मुरलीकांत पेटकर को देखते हैं। इस टाइम पर मुरलीकांत पेटकर काफी बूढ़े होते हैं और वो सीधा पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहाँ पर आकर वो सीधा स्टेशन के इंस्पेक्टर से बात करते हैं और वो उनसे कहते हैं कि उन्हें इंडिया के प्रेसिडेंट के ऊपर केस करना है। लेकिन मुरलीकांत की इस बात को सुनकर बाकी थाने के सारे लोग भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन सब ने पहला ऐसा इंसान देखा होता है जो कि सीधा भारत देश के प्रेसिडेंट के ऊपर केस करने आया था। हालांकि उनकी इसी बात को सुनकर इंस्पेक्टर मुरलीकांत पेटकर से उनके केस करने का रीजन पूछता है। और वैसे हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि इस पुलिस स्टेशन के अंदर जो इंस्पेक्टर होता है वो होते हैं एक्टर श्रेयस तलपड़े। श्रेयस तलपड़े मुरलीकांत से पूछते हैं कि आखिर वो प्रेसिडेंट के ऊपर क्यों केस करना चाहते हैं, जो सुनकर मुरलीकांत उन्हें बताते हैं कि वो केस इसीलिए करना चाहता है क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक उन्हें अर्जुन अवार्ड नहीं दिया है। अब यहाँ पर आप सबको मैं बता दूं कि हमारे इंडिया के अंदर अर्जुन अवार्ड उसको दिया जाता है जो कि गेम्स और स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है और इसे स्पोर्ट्स के अंदर सेकंड हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है। और मुरलीकांत पेटकर जी का ऐसा कहना होता है कि वो भी अर्जुन अवार्ड के हकदार है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने यानी कि भारत देश ने उन्हें कभी भी इस अवार्ड को नहीं दिया है। ये सुनकर इंस्पेक्टर उनसे पूछता है कि आखिर वो इस उम्र में इस अवार्ड को क्यों लेना चाहते हैं, जिस पर वो उन्हें बताते हैं कि असल में उन्हें वो अवार्ड खुद के लिए नहीं चाहिए, बल्कि वो अवार्ड उन्हें अपने गाँव के लिए चाहिए। असल में उन्होंने वो देखा है कि जब भी किसी गाँव के स्पोर्ट्समैन को इतना बड़ा अवार्ड मिलता है तो उस स्पोर्ट्समैन और उसके गाँव की बात पूरे देश में होती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके पूरे गाँव के अंदर विकास भी होता है, यानी कि गांव के सड़कें बन जाती है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है और आम लोगों को रोजगार मिलने लगता है। अब क्योंकि मुरलीकांत जी का गांव काफी पिछड़ा हुआ है और वहाँ पर चलने के लिए ढंग की सड़कें तक नहीं है, इसलिए वो भी चाहते हैं कि उन्हें अर्जुन अवार्ड मिले ताकि उससे उनके गाँव का विकास हो। हालांकि ये बात सुनकर इंस्पेक्टर उनसे पूछता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसके लिए उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। ये बात को सुनकर मुरलीकांत उस इंस्पेक्टर को अपने बहुत सारे मेडल दिखाता है और ये सारे मेडल्स और अवार्ड उन्हें अपनी लाइफ टाइम के अंदर मिले होते हैं। ये देखकर इंस्पेक्टर यानी कि श्रेयस तलपड़े मुरलीकांत की स्टोरी में इंटरेस्ट लेने लगता है। वो मुरलीकांत से कहता है कि वो उनकी कहानी के बारे में जानना चाहता है, जिसके बाद मुरलीकांत इंस्पेक्टर और बाकी सबको अपनी कहानी सुनाने लगता है। और कहानी की शुरुआत होती है सीधा साल 1952 से। साल 1952 के अंदर हम ये देखते हैं कि मुरलीकांत अपनी छोटी सी फैमिली के साथ महाराष्ट्र के एक गाँव में रहा करता था और वहाँ पर ही वो और उसका बड़ा भाई दोनों पढ़ाई किया करते थे। इस टाइम पर मुरलीकांत काफी छोटा होता है और उसकी उम्र सिर्फ 7-8 साल होती है, लेकिन इस टाइम पर ही वो और उसका बड़ा भाई जिसका नाम जगन्नाथ होता है, वो दोनों अपने गांव के ऐसे लड़के को देख लेते हैं जिस लड़के ने अभी हाल ही में किसी बड़े स्पोर्ट्स के अंदर एक गोल्ड मेडल जीता होता है। लेकिन मुरलीकांत ये देखता है कि जब वो स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल जीत कर आए तब पूरा गाँव उससे बहुत प्यार कर रहा है और अब सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और गाँव का हर एक आदमी उससे मिलना और हाथ मिलाना चाहता है। मुरलीकांत जब ये सब देखता है तब वो ये सब समझ जाता है कि अगर वो भी ये गोल्ड मेडल जीतेगा तो फिर उसके गाँव के सब लोग भी उससे प्यार करेंगे और उसे बहुत इज्जत देंगे। और फिर इसके लिए मुरलीकांत इन चीजों का पता लगाता है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कौन सा होता है, जिसके बाद उसे पता लगता है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ओलंपिक्स होते हैं और ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीतना बहुत बड़ी बात होती है। और फिर इस बात को जानते ही मुरलीकांत अपने लाइफ के अंदर ये एम बनाता है कि वो बड़ा होकर एक चैंपियन बनेगा और ओलंपिक्स के अंदर एक गोल्ड मेडल जीतेगा। हालांकि मुरलीकांत इतना छोटा होता है कि उसे ये तक नहीं पता होता है कि उसे गोल्ड मेडल किस फील्ड में जीतना है, लेकिन तब भी वो मन में ये जरूर ठान लेता है कि उसे गोल्ड तो जीत कर ही रहना है। हालांकि इसके बाद ही मुरलीकांत एक दिन अपने स्कूल जाता है, जहाँ पर उसकी क्लास के अंदर उसकी टीचर सारे बच्चों से ये पूछते हैं कि कौन सा बच्चा बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। इस टाइम पर मुरलीकांत की क्लास के सारे बच्चे अलग अलग फील्ड्स बताते हैं, जैसे कि कोई बोलता है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बोलता है कि वो इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बोलता है कि वो टीचर बनना चाहता है और कोई बोलता है कि वो सोल्जर बनना चाहता है। लेकिन जब यहाँ पर मुरलीकांत से ये पूछा जाता है कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, तब वो अपने टीचर को ये बताता है कि वो बड़ा होकर एक चैंपियन बनना चाहता है और वो ओलंपिक्स में एक गोल्ड मेडल जीतना चाहता है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैसे ही मुरलीकांत इस बात को बोलता है वैसे उसकी क्लास के सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं और वो सब उसे चंदू चंदू नाम से चिढ़ाने लगते हैं और वो सब उससे कहते हैं कि वो चंदू चैंपियन है जो कि कुछ भी नहीं जीत सकता है। लेकिन इन सब की बात सुनकर मुरली को बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए उसकी क्लास में से जो बच्चा उसका सबसे ज्यादा मजाक उड़ा रहा था, मुरली उसे चुप रहने के लिए कहता है। लेकिन फिर जैसे ही स्कूल खत्म होता है वैसे ही वो बच्चा मुरलीकांत से लड़ने लगता है और वो मुरलीकांत से बोलता है कि वो चंदू चैंपियन है और किसी भी गोल्ड मेडल को जीतना उसकी बस की बात नहीं है। और मुरलीकांत की लड़ाई को देखकर वहाँ पर उसका बड़ा भाई आता है और उसकी लड़ाई छुड़वा कर उसे अपने साथ लेकर जाता है। रास्ते में वो मुरलीकांत से पूछता है कि उसने वहाँ पर झगड़ा क्यों किया। तब मुरलीकांत अपने बड़े भाई को बताता है कि जब वो क्लास में अपने टीचर को अपने सपने के बारे में बता रहा था तब वो लड़का उस पर हंस रहा था और इसीलिए स्कूल के बाहर उससे उसका झगड़ा हो गया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुरलीकांत अपने भाई को ये भी बताता है कि उसकी क्लास के सारे बच्चे उस पर हंसते हैं और उसे चंदू चैंपियन बोलकर उसका मजाक उड़ाते हैं। और ये सुनकर उसका भाई उसे बोलता है कि मुरलीकांत ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस वजह से
लोग उसे सीरियस लेंगे और इसीलिए वो कुछ करने की बजाय सबको सिर्फ बोलता रहेगा कि वो चैंपियन बनेगा, तो तब तो जाहिर है कि लोग उस पर हंसेंगे ही। अब ये सुनकर मुरलीकांत ये समझ जाता है कि अब उसे चैंपियन बनने के बारे में सिर्फ बोलना नहीं होगा बल्कि कुछ करना भी होगा। और फिर इसके लिए मुरलीकांत और उसका बड़ा भाई दोनों गाँव के पहलवान के पास जाते हैं। ये असल में पहलवानों के उस्ताद होते हैं जो अपने गाँव के सारे पहलवानों को ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पर मुरलीकांत इनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो भी उसे पहलवानी की ट्रेनिंग दे ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके और वो बड़ा होकर कुश्ती में गोल्ड मेडल जीत सके। इसके बाद वो उस्ताद मुरलीकांत को रख लेते हैं और वो सारे पहलवानों के साथ उसे भी ट्रेनिंग देने लगते हैं। अब ऐसा करते करते कई साल बीत जाते हैं और अब मुरलीकांत काफी बड़ा हो जाता है। हालांकि काफी साल बीतने के बाद भी हमें यहाँ पर यह पता लगता है कि मुरलीकांत के जो उस्ताद है उन्होंने उसे ज्यादा दांवपेच नहीं सिखाए हैं और उन्होंने मोस्टली उसे सिर्फ छोटे मोटे काम सिखाए हैं। लेकिन वहीं पर मुरलीकांत ने दूसरे पहलवानों को देख देख कर कई सारे दांवपेच सीख लिया है। अब इसके बाद भी कई दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन पहलवानों के उस्ताद सारे पहलवानों से बोलते हैं कि असल में उसके एक जीजा है जो कि वैसे तो पड़ोस वाले गांव में रहते हैं, लेकिन वो हमारे गांव के अंदर आते रहते हैं और उनका ही एक बेटा भी है, यानी कि उनका भांजा। और अब उनका वही बेटा पहलवानी करना चाहता है। इसके लिए मेरे जीजा ने मुझसे ये बोला है कि वो हमारे गाँव के अंदर एक कुश्ती का प्रोग्राम करवाएंगे जिसमें हमारे गाँव के पहलवानों को उनके बेटों से लड़ना होगा। हालांकि इन सब के बाद भी पहलवानों को उस्ताद सारे पहलवानों से कहता है कि एक्चुअल में बात यह है कि उसका जीजा बहुत ही गर्म दिमाग का है, इसलिए वो हमारे गाँव के अंदर पहलवानी की कुश्ती करवा तो रहा है, लेकिन अगर उस कुश्ती के अंदर उसका बेटा हार गया तो हो ना हो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होगा और इसीलिए हो सकता है कि वो मुझसे झगड़ा भी करे। और इसी वजह से मैं तुम में से किसी एक को चुनूंगा जो कि उस दिन मेरे भांजे से लड़ेगा, लेकिन उस कुश्ती में उसे हारना होगा ताकि मेरा भांजा जीत सके और जीजा खुश हो सके। पर उस्ताद की इस बात को सुनकर सारे पहलवान मना कर देते हैं और वो सब उस्ताद से कहते हैं कि असल में उन सब की भी गाँव में काफी इज्जत है, इसीलिए अगर वो लोग गाँव में हार गए, वो भी ऐसे आदमी से जिसे पहलवानी भी नहीं आती, तो उनके गाँव में उनके बहुत बेइज्जती होगी। हालांकि ये सब सोच कर वो सब ये प्लान करते हैं कि वो लोग उस्ताद के भांजे से लड़ने के लिए मुरलीकांत को चुनेंगे, क्योंकि उस्ताद ऐसा मानता था कि मुरलीकांत को कोई भी दांवपेच नहीं आते, इसलिए वो सिंपली मेरे जीजा के बेटे के सामने जाएगा और वहाँ जाके वो लड़ने की कोशिश करेगा और मेरा भांजा उसे बड़े आराम से हरा देगा। अब ये सब प्लानिंग के साथ ही मुरलीकांत को फाइट के लिए तैयार किया जाता है और जिस दिन कुश्ती होती है उस दिन उससे कुश्ती करवाई जाती है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मुरलीकांत उस्ताद के भांजे को पटक देता है और उसे कुश्ती में हरा देता है। लेकिन जैसे ही ऐसा होता है वैसे ही गाँव के लोग मुरली के लिए काफी खुश होते हैं। लेकिन अब क्योंकि पहलवानों के उस्ताद का जो जीजा होता है वो काफी गर्म दिमाग का और गुस्सेल होता है और इसके भी ऊपर वो दूसरे गांव का होता है, इसलिए वो अपने साले और पूरे गांव पर आरोप लगाता है कि उन सब ने जानबूझकर उसके बेटे को हराने के लिए किसी पावरफुल बंदे को भेजा है, एक ऐसे पहलवान को जिसे पहलवानी के सारे दाव पे चाहते हैं। और अब क्योंकि इस फाइट में उसका बेटा हार गया है, इसलिए इस वजह से उसके गाँव की बेइज्जती हुई है और इसी बात के चलते वो गुस्से में आ जाता है और वो अपने साथ जिन आदमियों को लेकर आया होता है वो उन सभी को मुरलीकांत पर छोड़ देता है और उन सब से कहता है कि वो मुरलीकांत को पीट पीट कर मार दे। लेकिन ये देखकर मुरलीकांत वहाँ से भाग जाता है और वो भागते भागते गांव के पास के एक रेलवे ट्रैक के पास आ जाता है। किस्मत से उसी टाइम पर वहाँ से एक ट्रेन जा रही होती है और उस चलती ट्रेन के अंदर एक सरदार होता है और वो ट्रेन के विंडो से ये देख लेता है कि कोई आदमी ट्रेन के बगल में भाग रहा है और उसके पीछे कई सारे गुंडे उसे मारने के लिए पड़े हैं। और वो ये देखकर उस गेट के पास जाता है और फिर वो मुरली को हाथ देकर उसे ट्रेन के अंदर ले लेता है। ट्रेन के अंदर आने के बाद ही वो उससे पूछता है कि आखिर वो लोग कौन थे और वो उसको मारने क्यों आ रहे थे। जो सुनकर मुरली उस सरदार को अपनी कहानी सुनाने लगता है और इसलिए इन सब के बाद ही मुरली और वो सरदार दोनों दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद ही मुरली का दोस्त मुरली को बताता है कि कल के दिन फौज की भर्ती है और वो भी इस टाइम पर फौज की भर्ती देने जा रहा है और इसीलिए वो मुरली से कहता है कि उसे भी उसके साथ फौज की भर्ती देनी चाहिए, क्योंकि फौज के अंदर कई सारे स्पोर्ट्स होते हैं और मिल्खा सिंह और मेजर ध्यानचंद जैसे कई सारे बंदे मिलिट्री के द्वारा स्पोर्ट्स में आगे बढ़े हैं। इसीलिए वो मुरलीकांत से कहता है कि अगर उसे भी आगे बढ़ना है तो फिर उसे भी फौज को ज्वाइन करना चाहिए। अब इसके लिए मुरली अपने सरदार दोस्त के साथ जाता है और वो भी सीधा फौज की भर्ती देता है और फिजिकल एक्टिविटीज में अच्छा होने की वजह से मुरली भी बड़ी आसानी से फौज में शामिल हो जाता है। इसके बाद ही उन सब की ट्रेनिंग के लिए उन सबको एक एकेडमी में भेजा जाता है जहाँ पर वो लोग काफी अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन एक रात को मुरली सभी अपने दोस्तों को अपनी कहानी सुनाता है और वो उन सबको कहता है कि उसे ओलंपिक्स के अंदर एक गोल्ड लेकर आना है। यहीं पर हम ये देखते हैं कि मुरली की इस बात को सुनकर एक आदमी उस पर हंसने लगता है और वो मुरली से कहता है कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग आए जो कहते हैं कि वो बहुत सारे गोल्ड लेकर आएंगे, लेकिन ओलंपिक्स में गोल्ड जीतना कोई आसान बात नहीं है और इसलिए उसे भी ऐसा ही लगता है कि मुरली भी गोल्ड नहीं जीत पाएगा। लेकिन मुरली को उसकी बात सुनकर गुस्सा आता है और वो उसको उस पर हंसने से मना करता है। लेकिन इस बात पर इन दोनों में बहस होती है और वो दोनों झगड़ने लगते हैं। पर तभी ये देखकर उनका सीनियर ऑफिसर वहाँ पर आता है और वो मुरली को पनिशमेंट देता है। इसके बाद वो सीनियर ऑफिसर मुरली से कहता है कि उसके जैसे लोगों की फौज के अंदर कोई जगह नहीं है, इसलिए वो उसे फौज से निकाल देगा। लेकिन
मुरली अपने सीनियर से कहता है कि असल में उसके साथी ने उसके सपने का मजाक उड़ाया था और उसका सपना है कि वो ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीतेगा, लेकिन उस दूसरे आदमी ने उसे ये बोला कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा। पर ये सुन करीम मुरली का सीनियर उससे पूछता है कि आखिर वो किस में गोल्ड लाना चाहता है, क्योंकि ओलंपिक्स के अंदर तो बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं। जो सुनकर मुरली अपने सीनियर को बताता है कि वो ओलंपिक्स के अंदर कुश्ती में गोल्ड लेकर आएगा। पर ये सुनकर उसका सीनियर उसे बताता है कि ओलंपिक्स के अंदर कुश्ती नहीं होती है, लेकिन हाँ, ओलंपिक्स के अंदर बॉक्सिंग जरूर होती है और इसीलिए वो यहाँ पर बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले सकता है। अब इसके बाद ही वो सीनियर ऑफिसर उन सभी ट्रेनिज को बॉक्सिंग के अंदर सिलेक्शन लेने का मौका देता है, जिसके बाद ही कई सारे ट्रेनी बॉक्सिंग के अंदर सिलेक्ट हो जाते हैं, जिनमें से 2 आदमी मुरलीकांत और उसका सरदार दोस्त भी होते हैं। लेकिन यही पर हम ये जानते हैं कि असल में इन सबको जो बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देंगे उनका नाम है टाइगर सर, क्योंकि प्यार से उन्हें सब टाइगर कहते हैं। और ये असल में एक्टर विजय राज होते हैं, जिन्होंने इस मूवी के अंदर एक बॉक्सिंग कोच की बहुत अच्छी एक्टिंग की है। इसके बाद ही टाइगर सर सबकी ट्रेनिंग करवाते हैं और उनमें से 6 बंदों को फाइनल करते हैं। और अब मिलिट्री के इन 6 बंदों को टोक्यो भेजा जाना है, क्योंकि जापान देश के टोक्यो शहर के अंदर एक बहुत बड़ा मिलिट्री बॉक्सिंग टूर्नामेंट होने वाला है। और लकीली टोक्यो जाने के लिए भी मुरलीकांत और उसका सरदार दोस्त का सिलेक्शन हो जाता है, जहाँ पर इन्हें यह बताया जाता है कि अगर वो लोग टोक्यो के टूर्नामेंट के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे और टूर्नामेंट में काफी आगे जाएंगे तो उन्हें ओलंपिक्स जाने का भी मौका मिल सकता है। और फिर इसके लिए टोक्यो आकर मुरलीकांत और उसका दोस्त दोनों बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। हालांकि मुरली का सरदार दोस्त ज्यादा आगे नहीं जा पाता, तब भी मुरली काफी आगे जाता है और वो धीरे धीरे करके सेमीफाइनल्स तक पहुंच जाता है। लेकिन हाँ, टोक्यो आने के बाद ही मुरली की मुलाकात एक इंडियन गर्ल से होती है, जिसका नाम होता है नयनतारा, और वो बेसिकली एक जर्नलिस्ट होती है जो कि इस टूर्नामेंट में जर्नलिज्म करने आई होती है। लेकिन हाँ, जब मुरली इनसे मिलता है तब मुरली मन ही मन नयनतारा को पसंद करने लगता है। और फिर इसी वजह से जब मुरली का सेमीफाइनल होता है तब उस मैच में मुरली का मुकाबला सीधे युगांडा देश के बॉक्सर से होता है। अब क्योंकि मुरली का फोकस अपने काम से हट जाता है और वो मैच के बीच बीच में नयनतारा को देखने लगता है, इसी वजह से मुरली इस मैच में हार जाता है और फिर इसके साथ ही इंडिया के बॉक्सर्स बाहर हो जाते हैं। पर इस चीज को टाइगर सर नोटिस करते हैं और वो ये देखते हैं कि मुरली नयनतारा पर ध्यान दे रहा है, इसका मतलब उसका अपने कैरियर पर फोकस नहीं है। इसके बाद वो सब इंडिया वापस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि टाइगर सर ने अब मुरली से बातचीत करना बंद कर दिया है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही उन सब की पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हो जाती है और उस पोस्टिंग में टाइगर सर, मुरली और सरदार दोस्त तीनों जाते हैं। अब वहाँ पर काम करते करते 2 साल बीत जाते हैं। लेकिन 2 साल बाद ही मुरली को एक चिट्ठी मिलती है, जिस चिट्ठी के अंदर उसे पता लगता है कि असल में टोक्यो के बॉक्सिंग टूर्नामेंट के अंदर मुरली एशिया का सबसे बेहतरीन बॉक्सर बनकर सामने आया था और पूरे एशिया से वो इकलौता ऐसा बॉक्सर था जो कि पूरे सेमीफाइनल्स तक जा पाया था। और इसी वजह से मुरली को ओलंपिक्स खेलने के लिए बुलाया जाता है। अब मुरली और उसका सरदार दोस्त जैसे ही इस खबर को सुनते हैं वैसे ही वो लोग सीधा टाइगर सर से बात करते हैं और मुरली टाइगर सर से कहता है कि वो उसे ट्रेनिंग दे ताकि वो ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड जीत सके। लेकिन यहाँ पर टाइगर सर मुरली को ट्रेनिंग देने से मना कर देते हैं और टाइगर सर मुरली को समझाते हुए उसे कहते हैं कि आज से कई साल पहले वो भी बॉक्सर बनना चाहते थे, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो आगे नहीं जा पाए। लेकिन जब उन्होंने मुरली को देखा तब उन्हें मुरली के अंदर अपने आप की छवि दिखी और इसलिए उन्होंने ये सोचा कि बेशक से वो गोल्ड न जीत पाए हो, लेकिन अब वो मुरली को ट्रेन करेंगे ताकि मुरली देश के लिए गोल्ड जीते और देश का नाम आगे ले जाए। लेकिन टोक्यो के टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने वो नोटिस किया कि मुरली बिल्कुल भी उनके जैसा नहीं है, क्योंकि उसके गोल पर कोई भी फोकस नहीं है और इसलिए वो मुरली को ट्रेन नहीं करेंगे। हालांकि ये लोग यहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हम ये देखते हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स इनके बेस पर अटैक कर देती है, क्योंकि असल में ये साल 1965 का होता है और इस साल में इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हुई थी। एंड इसलिए यहाँ पर जैसे ही पाकिस्तानी हमला करते हैं वैसे ही हम ये देखते हैं कि वो लोग यहाँ के बहुत सारे फौजियों को मार देते हैं और कई सारे फौजी बुरी तरीके से घायल होते हैं। इसी हमले के अंदर हम ये देखते हैं कि मुरली का सरदार दोस्त भी मारा जाता है। और रही बात मुरली और टाइगर सर की, तो उन्हें भी कई सारी गोलियां लगती है और वो भी घायल हो जाते हैं। अब इसके बाद 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल बाद साल 1967 का टाइम आता है। 2 साल बाद जब मुरली अपनी आंखें खोलता है तब वो ये देखता है कि वो एक आर्मी हॉस्पिटल के अंदर है और यहाँ पर उसे बताया जाता है कि असल में 2 साल से वो यहीं पर है और इन 2 साल में वो बेहोशी की हालत में था। और इसके साथ ही वो मुरली को ये भी बताते हैं कि मुरली को 1965 के वॉर के अंदर 9 गोलियां लगी थी। वैसे तो उन 9 गोलियों में से डॉक्टर्स ने 8 गोलियां तो निकाल दी है, लेकिन एक गोली उसके स्पाइनल कॉर्ड में लगी है, यानी कि रीढ़ की हड्डी में, इसलिए डॉक्टर उस गोली को नहीं निकाल पाए और उसी गोली की वजह से मुरली अपने पैरों पर चल नहीं पाएगा। लेकिन वो डॉक्टर्स मुरली को बताते हैं कि वो लोग उसे अब सीधा मुंबई में शिफ्ट कर रहे हैं और उन्हें यकीन है कि मुंबई के अंदर मुरली का इलाज हो जाएगा। इसके बाद ही मुरली को सीधा मुंबई भेजा जाता है और मुंबई का यह हॉस्पिटल इस टाइम का इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होता है। यहाँ पर आकर मुरली का इलाज होता है, लेकिन मुरली का ये वाला इलाज फेल हो जाता है और डॉक्टर्स मुरली को ये बताते हैं कि असल में मुरली की रीढ़ की हड्डी में जो गोली लगी है वो उसके बॉडी के काफी अंदर के हिस्से में पहुंच चुकी है और इसीलिए ऑपरेशन के अंदर अगर उसे निकालने की कोशिश की गई तो इससे ये भी हो सकता है कि मुरली की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाए और अगर ऐसा होता है तो मुरली का पूरा शरीर खराब हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर्स मुरली से कहते हैं कि अब उसे ऐसे ही जीना पड़ेगा। अब इसी टाइम पर आर्मी वाले मुरली के घर वालों से कांटेक्ट करते हैं और उन सबको मुरली से मिलने के लिए बुलाते हैं। इसलिए मुरली के
पेरेंट्स भी हॉस्पिटल के अंदर मुरली से मिलने आते हैं, लेकिन जब वो लोग मुरली की ऐसी हालत देखते हैं तब वो लोग मुरली को अपने साथ ले जाने से मना कर देते हैं और वो लोग सिंपली मुरली से कहते हैं कि असल में अब मुरली एक बोझ बन चुका है और इसलिए अगर वो उसे घर लेकर गए तो किसी न किसी आदमी को हमेशा उसकी सेवा करनी पड़ेगी और अब इसीलिए मुरली के लिए यही अच्छा होगा कि वो यही हॉस्पिटल में ही रहे और यहीं पर रहकर अपना इलाज करवाता रहे, क्योंकि यहाँ पर उसका देखभाल करने के लिए भी कई सारे लोग हैं। और फिर ये सब बोलने के बाद ही मुरली की फैमिली मुरली को छोड़कर वहाँ से चली जाती है और अब अपने परिवार की इन सारी बातों को सुनकर मुरली अंदर से टूट जाता है और वो जीने की उम्मीद खो देता है। और अब इसीलिए इन सब के दौरान ही मुरली एक ही बार में 30 नींद की गोलियां खा लेता है और नींद की गोलियां खाकर खुद को मारने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही मुरली 30 नींद की गोलियां खाता है वैसे ही उन्हें खाते ही मुरली को उल्टी हो जाती है, जिस वजह से गोलियां पेट से बाहर निकल जाती है और मुरली की जान बच जाती है। लेकिन इसके बाद ही मुरली ये सोचता है कि वो चाहकर भी अपने आप को मार नहीं पा रहा है और अब इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि भगवान उसे मारना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो उसे जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहले वो अपने गाँव के गुंडों से बच गया, उसके बाद फौज के अंदर गोली खाकर बच गया और अभी तो यहाँ पर वो नींद की गोलियां खाकर भी बच गया। इसलिए हो ना हो भगवान भी यही चाहते हैं कि मुरली जिंदा रहे और फिर इसके लिए मुरली जिंदा रहने की कोशिश करता है और वो ये फैसला करता है कि वो स्विमिंग सीखेगा। इसके बाद ही मुरली स्विमिंग करने का ट्राई करता है, लेकिन अब क्योंकि मुरली सिर्फ अपने हाथों से स्विमिंग कर सकता था इसलिए उसे स्विमिंग करने में काफी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को ट्रेन करता है। अब इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर अचानक से एक दिन मुरली से मिलने के लिए टाइगर सर आते हैं। यहाँ ये दोनों आपस में मिलकर काफी खुश होते हैं और यहाँ पर टाइगर सर मुरली से कहते हैं कि मुरली ने आज से कुछ साल पहले उससे ये कहा था कि टाइगर सर उसे ट्रेनिंग दे और इसलिए आज यहाँ पर टाइगर सर उसे ये बोलने आए हैं कि वो मुरली को ट्रेनिंग देने के लिए राजी है। पर ये सुनकर मुरली उनसे कहता है कि अब वो ओलंपिक्स के अंदर नहीं जा सकता है क्योंकि अब उसकी टांगे काम नहीं करती है। और अब ये सुनकर टाइगर सर मुरली को मोटिवेट करते हैं और वो मुरली से कहते हैं कि वो बेशक से ओलंपिक्स में नहीं जा सकता है, लेकिन ओलंपिक्स के अलावा एक और ऐसा टूर्नामेंट होता है जो कि बिल्कुल ओलंपिक्स जैसा होता है और उसे पैरालंपिक्स कहते हैं और वहाँ पर बेसिकली कई सारे स्पोर्ट्समैन आते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई फिजिकल डिसेबिलिटी होती है और इसीलिए अगर मुरली चाहे तो वो पैरालंपिक्स के अंदर खेल सकता है और वहाँ पर गोल्ड मेडल भी जीत सकता है। ये सुनकर मुरली भी एग्री कर लेता है, जिसके बाद ही टाइगर सर मुरली की ट्रेनिंग करवाते हैं और फिर मुरली भी खुद को ट्रेनिंग कर करके खुद को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर लेता है और बेसिकली वो स्विमिंग का मास्टर बन जाता है। इसके बाद ही वो दिन आ जाता है जिस दिन मुरली इंडिया की तरफ से पैरालंपिक्स के अंदर सिलेक्ट हो जाता है और फिर मुरली को पैरालंपिक्स खेलने के लिए सीधा जर्मनी भेजा जाता है। लेकिन जैसे ही मुरली और टाइगर सर जर्मनी के म्यूनिक शहर पर आते हैं, वहाँ पर आते ही वो लोग देखते हैं कि उनके वहाँ आने के एक दिन बाद ही वहाँ पर टेररिस्ट का अटैक हो गया है और इसीलिए टेररिस्ट अटैक की वजह से जर्मनी देश वाले पैरालंपिक्स को पोस्टपोन कर देते हैं और पैरालंपिक्स को पूरे 1 साल के लिए डिले किया जाता है। लेकिन मुरली तब भी हार नहीं मानता और वो 1 साल खत्म होते ही फिर से पैरालंपिक्स के अंदर जाता है। इसके बाद ही मुरली सीधा पैरालंपिक्स के स्विमिंग टूर्नामेंट के अंदर आता है और वहाँ पर मुरली का कंपटीशन उसके जैसे ही कई सारे स्पोर्ट्समैन के साथ होता है, लेकिन यहाँ पर मुरली कई अच्छा परफॉर्म करता है और वो मैचेस को जीतते जीतते सीधा फाइनल्स में आ जाता है और फिर हम ये देखते हैं कि फाइनल्स के अंदर भी मुरली जीत जाता है और फिर वो पहला ऐसा इंडियन बनता है जो कि पैरालंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। और इसलिए यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर मुरलीकांत ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी होती है। हालांकि इसके बाद ही हम फिर से पुलिस स्टेशन में आते हैं जहाँ पर हमें ये पता लगता है कि मुरलीकांत की स्टोरी एंड हो चुकी है। हालांकि इसके बाद ही पुलिस इंस्पेक्टर को वहाँ से कोर्ट जाना होता है और इसलिए वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से मुरलीकांत को भी पुलिस स्टेशन से खाली हाथ जाना होता है। लेकिन जब पुलिस इंस्पेक्टर वापस पुलिस थाने में आता है तब वो मुरलीकांत और उसके कहानी के बारे में काफी सोचता है और फिर इसीलिए वो ये प्लान करता है कि वो मुरलीकांत की कहानी को काफी आगे लेकर जाएगा। इसके लिए पुलिस इंस्पेक्टर एक जर्नलिस्ट से बात करता है और वो उन्हें मुरलीकांत के बारे में सब कुछ बताता है, जिसके बाद वो जर्नलिस्ट मुरलीकांत के बारे में पता करती है और इन्वेस्टिगेट करके उसे भी ये पता लगता है कि मुरलीकांत की ये सारी कहानी बिल्कुल सच है। बट वो भी ये जानकर काफी शौक होती है कि ऐसे महान आदमी के बारे में देश के बहुत ही कम लोगों को पता है और सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत देश ने भी ऐसे महान खिलाड़ी को कभी कोई सम्मान नहीं दिया है। और इसके लिए वो जर्नलिस्ट ये तय करती है कि वो मुरलीकांत के बारे में आर्टिकल छापेगी और पूरे देश को बताएगी और अगली पल वो ऐसा करती भी है। जिसके बाद ही हम ये देखते हैं कि अब मुरलीकांत की कहानी न्यूज चैनल से लेकर अखबारों तक सब जगह पहुंच जाती है और अब पूरा देश मुरलीकांत के बारे में जानता है। और फिर इसीलिए इसके कुछ दिन बाद ही हम ये देखते हैं कि मुरलीकांत से मिलने के लिए सीधा होम मिनिस्टर से एडिशनल सेक्रेटरी आते हैं। वो सबसे पहले मुरलीकांत को कांग्रेचुलेशन करते हैं, लेकिन फिर इसके बाद ही वो मुरलीकांत को बताते हैं कि असल में वो लोग मुरलीकांत को अर्जुन अवार्ड नहीं दे सकते हैं और इसीलिए ये बात सुनकर मुरलीकांत थोड़े निराश होते हैं। लेकिन फिर अगले ही पल वो मुरलीकांत को बताते हैं कि असल में उन्हें अर्जुन अवार्ड नहीं बल्कि पद्मश्री दिया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि पद्मश्री पूरे भारत के अंदर सिविलियंस का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, जिसे खुद हमारे देश के प्रेसिडेंट देते हैं। अब मुरलीकांत जैसे ही इस बात को सुनते हैं वैसे ही वो काफी खुश होते हैं और फिर इसलिए कुछ दिन बाद ही वो राष्ट्रपति भवन आते हैं जहाँ पर उन्हें पद्मश्री देकर सम्मानित किया जाता है। और फिर जब ऐसा होता है तब हम ये देखते हैं कि न सिर्फ पूरे देश के लोग बल्कि मुरली के गाँव वाले भी उससे बहुत प्यार करने लगते हैं और इसलिए जब पद्मश्री को जीतकर मुरली
मुरलीकांत अपने गाँव जाता है तो पूरा गाँव उसका सम्मान करते हुए उसका वैसा ही स्वागत करता है जैसा स्वागत होते हुए उसने अपने बचपन में देखा था और उसने इसी चीज का सपना भी देखा था और इसीलिए ये लम्हा मुरलीकांत की जिंदगी का सबसे बेहतरीन लम्हा बन जाता है और फिर इसके साथ ही ये पूरी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वीडियो चंदू चैंपियन मूवी के ऊपर। आप सभी लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी और इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।